टॉपिक इज एंजाइना विच इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट पेन। जो एंजाइना है ये एक डिजीज नहीं है, एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया। रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्चेमिया। अभी बात करते हैं कि इस्चेमिया क्या है। इस्चेमिया मीन्स इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इस्चेमिया मीन्स इनएडिक्वेट blood supply to myocardium muscle, to myocardium muscle। It means cells को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। यदि वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है सो सेलुलर इंजरी होती है, और सेलुलर इंजरी होने के बाद में इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई यदि हो रही है सो कहने मतलब सबसे पहले इंजरी हो रही है, उसके बाद में इस्चेमिया हो रहा है, और उसके बाद वाली कंडीशन जो कि इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम ये भी बोल सकते हैं नेक्रोटिक एरियाज, जो कि हम एमआई जो डिजीज आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले सेलुलर इंजरी होती है ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन से रिलेटेड दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो O2 जो डिमांड है, O2 डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या फिर O2 जो सप्लाई है वो डिक्रीज होती। तो ये दोनों कंडीशन लीड करती हैं मायोकार्डियम इस्चेमिया को। ये दोनों कंडीशन लीड करती हैं मायोकार्डियम इस्चेमिया को। यदि ये है इसमें यदि ये रिवर्सिबल चेंजेस यदि होते हैं सो वो ही एक साइन सिम्टम है एंजाइना। एंजाइना एक डिजीज नहीं, ये एक साइन सिम्टम है। नौ एंजाइना के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। एंजाइना का प्राइमरी रीजन है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो विच इंक्लूड्स इंक्रीज्ड O2 डिमांड और डिक्रीज्ड O2 सप्लाई। डिक्रीज्ड O2 सप्लाई का एक ही जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद हम देखते हैं O2 डिमांड के क्या रीजन हो सकते हैं। O2 डिमांड के भी दो रीजन होते हैं। पहला है फिजिकल एक्सर्शन और दूसरा है इमोशनल स्ट्रेस। ये दोनों रीजन क्या करते हैं, बोथ रीजन पुट एन इंक्रीज डिमांड ऑन हार्ट टू सर्कुलेट मोर ब्लड एंड ऑक्सीजन। सो कहने मतलब ये दोनों रीजन है जो क्या एडिशनल प्रेशर डालेंगे हार्ट पे फॉर ब्लड और ऑक्सीजन के लिए। सो ये दो कंडीशन हो गई, इंक्रीज्ड O2 डिमांड एंड डिक्रीज्ड O2 सप्लाई। सो ये दोनों कंडीशन है। इस कंडीशन के बाद में यदि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है सो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी नैरोड और ब्लॉक्ड, जो अभी हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के वीडियो में भी देखा था। जिसके बाद क्या होता है कि कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें यदि ओक्लूजन होता है, यदि ओक्लूजन हो रहा है सो वहाँ पे उस स्पेसिफिक पार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टॉप हो जाती है। यदि वहाँ पे टिश्यूज़ को प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं मिल पाती है, वहाँ पे टारगेटेड टिश्यूज़ को O2 सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे एक रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है। जिससे क्या होगा, उसका एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का यदि एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है सो वो क्या करता है कि जो मायोकार्डियल नर्व फाइबर्स जो है वो इरिटेट हो जाते हैं इस लैक्टिक एसिड की वजह से। यदि ये इरिटेट होंगे सो क्या होगा, एक पेन मैसेज है
उसको ट्रांसमिट करेंगे टू कार्डियक नर्वस तक इस मैसेज को करेंगे। उसके बाद में ये जो मैसेज है ये अपर थोरेसिक और कुछ जो स्टडीज़ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि इसका मेन इम्पोर्टेंट जो डायफ्रामेटिक की फ्रेनिक नर्व है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। सो इसके बाद ये नर्व के थ्रू जाके फिर ये आगे जाके रेफर्ड पेन या ये भी हम बोल सकते हैं रेडिएशन ऑफ पेन होता है, जो कि सबसे पहले स्टर्नम एरियाज में, उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड में और उसके बाद में बैक ऑफ द पेशेंट ये रेफर्ड पेन भी होता है। अंजाइना को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जैसे सेलुलर लेवल पे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, जो कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई द्वारा ही मिलता है। यदि ये ब्लड सप्लाई ही टारगेटेड पार्ट को या टिश्यूज को नहीं मिल पाती है उस कंडीशन में जो मायोकार्डियम लेयर है वो हाइपोक्सिक हो जाती है। सो हाइपोक्सिक हो जाएगी विदिन फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ ओक्लूजन यदि होता है उस कंडीशन में जो मायोकार्डियम की जो लेयर है वो हाइपोक्सिक हो जाएगी। उसके बाद जैसे ओक्लूजन है, यदि ओक्लूजन बढ़ता ही जा रहा है, ओक्लूजन और आर्टरीज ये बढ़ रहा है, सो सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इस मीन्स विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। सो उसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड which is responsible for chest pain as well as referred pain। सो उसके बाद हम ये देखते हैं ये जो सारी कंडीशन है फर्स्ट 10 सेकेंड्स में हाइपोक्सिया हुआ, और यदि ये कंटिन्यूस 20 मिनट्स तक यदि होता है, 20 मिनट्स तक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस यदि हो रही है, यदि 20 मिनट्स तक हो रही है, सो इस समय तक ये जो मायोकार्डियल जो सेल्स है ये वाइबल हो सकती है 20 मिनट्स तक। यदि ये 20 मिनट्स में रिवर्सिबल चेंजेस नहीं आते हैं उस कंडीशन में डेथ ऑफ द टिश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यदि 20 मिनट्स तक कोलेटरल सर्कुलेशन यदि वापस आता है या फिर जो ब्लॉकेज है वो किसी वजह से हटता है, सो उस कंडीशन में यदि रिवर्सिबल चेंजेस आते हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो रिज्यूम हो जाती है, ब्लड सप्लाई है वो रिज्यूम हो जाती है उसी सेम पार्ट में। उसके बाद में जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, सो ये वापस कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी और सेल रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये है रेफर्ड पेन का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो लैक्टिक एसिड ही होता है, और चेस्ट पेन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एंजाइना। इसमें फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना। इट मीन्स क्या है, एक चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट है, पैरोक्सिस्मल चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। ये किसकी वजह से ट्रिगर्ड होता है? एक पहला हो गया फिजिकल एक्सरसाइज। इट मीन्स कोई भी पेशेंट यदि 20 मिनट की वॉक करता है सो ये चेस्ट पेन को एग्रीवेट करता है। दूसरा रीज़न होता है इमोशनल स्ट्रेस। ये दोनों कंडीशन है इस चेस्ट पेन को एग्रीवेट करती है।
उसके बाद ये दोनों को हम ये भी बोल सकते हैं मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। यदि कोई पेशेंट यदि मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी भी करता है सो उस कंडीशन में ट्रिगर हो जाता है और पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। सो यदि कोई पेशेंट 20 मिनट की वॉक कर रहा है या इमोशनल स्ट्रेस है सो उसको हम ये भी बोल सकते हैं मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है। सो उसमें यदि पेन जो ट्रिगर्ड होता है उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सबसे पहले इसका स्टेबल पैटर्न होता है, स्टेबल पैटर्न ऑफ ऑनसेट, पेन कब हो रहा है, कितनी देर तक रहता है और इसकी सीवियरिटी क्या है। तो ये एक स्टेबल पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है, इसमें कोई अनदर चेंजेस नहीं होते हैं। और इसमें एक रिलीविंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, इसमें एक रिलीविंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। सो इट इज़, अब ये ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इट इज़ क्विकली सबसाइडेड बाई एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट। यदि ये पेशेंट को दोनों में से कोई भी एक, ये एनटीजी या रेस्ट यदि देते हैं सो पेन सबसाइड हो जाता है। इट मीन्स पेन पेशेंट का रिलीव हो जाता है। सेकेंड टाइप इज अनस्टेबल एंजाइना विच इज न्यू इन ऑनसेट, अकर्स एट रेस्ट और लिटिल वक्त यदि होता है उसके साथ साथ यदि चेस्ट पेन होता है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। अब बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। पैटर्न में क्या है, इसका पैटर्न बहुत ही वर्सनिंग पैटर्न होता है। इट मीन्स इसका कोई प्रॉपर फिक्स पैटर्न नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ CAD। CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसलिए इसको ये भी बोल सकते हैं प्री इन्फेक्शन पेन और इंटरमिटेड कोरोनरी सिंड्रोम। सो इस कंडीशन में ये हम देखते हैं कि प्री इन्फेक्शन इट मीन्स MI से जस्ट पहले वाली स्टेज। सो ये जो पेन है इसको हम प्री इन्फेक्शन अनस्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं और उसको दूसरा नाम भी है इंटरमिटेड कोरोनरी सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं। सो ये जो कंडीशन है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन यदि होता है इस डिजीज़ में हम और इसका एक मैनर भी होता है अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टेबल में प्रेडिक्टेबल था कि 20 मिनट की वॉक यदि करेंगे सो पेशेंट को पेन हो सकता है। इसका कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है और उसके साथ साथ ये रिप्रेजेंट्स एज एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो उस कंडीशन को हमारे लिए ट्रीट करना कंपलसरी है। सो इसको हम मेडिकल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना। यदि ये प्री इन्फेक्शन वाली स्टेज है, अनस्टेबल एंजाइना प्लस में यदि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन वो हम MI में पढ़ेंगे, सो मायोकार्डियम इन्फेक्शन। सो उन दोनों डिजीज़ को मिला के हम बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS, उसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सो ये जो कंडीशन है ये अनस्टेबल एंजाइना वाली कंडीशन है, इट मीन्स प्री इन्फेक्ट वाली कंडीशन है। सो प्री इन्फेक्ट वाली कंडीशन और इन्फेक्ट वाली कंडीशन इन दोनों को मिला के बोलेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइना इज वेरिएंट एंजाइना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंज मेटल एंजाइना। It usually occurs at rest and in response to coronary artery spasm. It is not usually preceded by increased physical demand. अब ये देखते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म क्या है। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हैं जो कोरोनरी आर्टरी में होते हैं विच इज़ कॉज्ड बाई इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। सो इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, इंक्रीज
इंक्रीज मायोकार्डियल O2 डिमांड, और उसके साथ इंक्रीज लेवल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो भी इसको लीड करते हैं, उसमें है हिस्टामिन्स, एपिनेफ्रिन, नोरेफिनेफ्रिन और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म को प्रेसिपिटेट करते हैं। सो व्हेन स्पाज्म अकर, पेशेंट एक्सपीरियंस एंजाइना एंड ट्रांजिएंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। यदि ये केस होता है, सो ये दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक वेरिएंट एंजाइना और एसटी सेगमेंट एलिवेशन। और पेशेंट को पेन जो होता है, पेन में भी रैपिड आई मूवमेंट व्हेन मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो है, O2 कंजप्शन इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में ये एंजाइना और एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिलता है। ये जो पेन है वो रिलीव कैसे हो सकता है? ये रिलीव मॉडरेट एक्सरसाइज से। पेन जो है वो रिलीव कैसे हो सकता है? उसमें है, पहला पॉइंट है मॉडरेट एक्सरसाइज। यदि मॉडरेट एक्सरसाइज होता है सो ये इस पेन को रिलीव किया जा सकता है। और दूसरा, ये डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। इसके साथ साथ इट इज यूजुअली ट्रीटेड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि इसमें क्या था, ये जो कैल्शियम लेवल जो बढ़ रहा था, सो इसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ नाइट्रेट्स, जिससे इस एंजाइना को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइना इज नॉक्टर्नल एंजाइना। इट अकर्स एट नाइट during sleep. It is possibly associated with rapid eye movement sleep during dreaming. उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइना है एंजाइना डिक्यूबिटस, which in which chest pain occurs when patient is in lying down position, and it is usually relieved by standing or sitting position. इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एंजाइना है वो है पोस्ट इन्फाक्शन एंजाइना। इसमें क्या होता है, ये जो पेन होगा, इसमें जो चेस्ट पेन होगा वो आफ्टर एमआई होगा, आफ्टर एमआई अटैक होगा। और इसमें इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो रेजिडुअल इस्सेमिया होता है, उसकी वजह से कुछ एपिसोड्स ऑफ एंजाइना होते हैं, इट मीन्स उसके बाद चेस्ट पेन होता है। नाउ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ एंजाइना, इसमें सबसे पहला है फिजिकल एक्सर्शन। ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो मायोकार्डियल O2 डिमांड है वो बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो भी स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिससे इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट होता है, जो भी प्रेसिपिटेट करता है एंजाइना को। उसके बाद है नेक्स्ट कंजप्शन ऑफ हेवी मील। इट कैन इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ब्लड इज डाइवर्टेड टू GI सिस्टम, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू कोरोनरी आर्टरीज। आफ्टर दैट है टोबैको यूज। निकोटीन स्टिमुलेट्स कैटेकोलामाइंस रिलीज, कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। उसके बाद कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं वो भी इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, उसमें से एक एग्जांपल है जैसे कोकेन यूज़।
और उसके साथ साथ है एम्फेटामिन्स। ये भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिससे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी प्रेसिपिटेट करता है। तो दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो भी एंजाइना एमआई को प्रेसिपिटेट करते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना क्या है, चेस्ट पेन है, उसको हम चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हैं। सो ये जो एंजाइना और चेस्ट पेन होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट से स्टार्ट होता है। सो इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन जो इसकी होती है रेट्रोस्टर्नल और स्लाइटली लेफ्ट टू स्टर्नम। उसके बाद ऑनसेट की बात कर लेते हैं। ऑनसेट में क्या है, मे डेवलप क्विकली और स्लोली। उसके बाद बात करते हैं इसका ड्यूरेशन। इसका जो ड्यूरेशन होता है लास्ट लेस देन 5 मिनट होता है। यदि किसी पेशेंट ने हेवी मील यदि लिया है सो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इट में लास्ट 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद बात करते हैं इसके सेंसेशन की। ये जो चेस्ट पेन है उसका सेंसेशन कैसे होता है। सो स्क्वीज लाइक पेन, बर्निंग पेन, प्रेशर लाइक चोकिंग, उसके बाद एकिंग, ब्रेस्टिंग पेन, ब्रेस्टिंग प्रेशर लाइक पेन। और उस कंडीशन में पेशेंट क्या कहता है कि पेशेंट कहता है कि ये जो पेन है वो मेरे को ऐसा फील होता है जैसे गैस है या हार्ट बर्न है, और कि मेरे को इंडाइजेशन जैसा है, पेशेंट ये कंप्लेन बताता है। उसके बाद इसकी सीवियरिटी देख लेते हैं। जो इस चेस्ट पेन की सीवियरिटी है जो है वो होती है माइल्ड टू मॉडरेट। उसके बाद देखते हैं कि इसका रेडिएशन क्या है। रेडिएशन या रेफर्ड पेन भी हम बोलते हैं इसको। रेडिएशन में क्या है, ये जो पेन है वो रेडिएट करता है लेफ्ट शोल्डर, अपर आर्म and may travel down to inner aspect of left arm to elbow, wrist, fourth and fifth finger, सो इस एरिया में ये रेडिएट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कहाँ पे ये रेडिएट हो सकता है। सो इट मे बी रेडिएट टू नेक, जो और एपिगेस्टिक रीजन। इसके बाद ये जो रेडिएट हो सकता है इट मे बी इन शोल्डर और बैक ऑफ पेशेंट। उसके अलावा अदर जो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम, चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। उस एसोसिएटेड सिम्टम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट वो होगा डिस्निया। पेशेंट को होगा डिस्निया, डायफोरेसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग, पेलर, फेंटनेस, डिजीनेस। ये अदर सिम्टम्स है जो चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को हो सकते हैं। अब इस चेस्ट पेन का कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होता है। उस कंडीशन में पेशेंट को, जैसे वुमेन में क्या होगा, एपिगेस्टिक एरिया में पेन,
एपिगेस्ट्रिक पेन और उसके साथ साथ डिस्निया। और जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, यदि किसी को पेशेंट है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, सो उस कंडीशन में डिस्निया होगा, चेस्ट पेन के साथ डिस्निया होगा, और उसके बाद फटीग और सिनकोप वाली कंडीशन हो सकती है। और इस पेन का एक एडिशनल जो फैक्टर है, रिलीविंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। रिलीविंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। उस रिलीविंग फैक्टर में क्या हो सकता है कि जैसे हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड किया वो, और उसके साथ साथ एनटीजी इट मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन दिया, सो उस कंडीशन में ये जो पेन है वो सबसाइड हो सकता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एंजाइना या चेस्ट पेन। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। इसमें सबसे पहले नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं। उसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो कि होती है शॉर्ट एक्टिंग, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं शॉर्ट एक्टिंग। और इसके दो मेथड हैं यूज करने का। पहला होता है सबलिंगुअल, दूसरा होता है ट्रांसलिंगुअल स्प्रे, जो स्प्रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स टंग किया जाता है, नॉट इनहेल्ड। और ये इससे यदि देने से ये जो पेन चेस्ट पेन है वो अप्रोक्स 3 मिनट्स में ये पेन रिलीव हो जाता है। यदि ये जो सिम्टम्स है चेस्ट पेन के, जो सिम्टम्स हैं ये अनचेंज्ड रहते हैं और भी वर्स होते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। सो उस कंडीशन में पेशेंट को डायरेक्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के कांटेक्ट के लिए बोलेंगे या इंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसको एज ए प्रोफाइलेक्टिक भी यूज किया जा सकता है। इसमें कोई भी पेशेंट यदि एक्टिविटी करता है तो उस कंडीशन में बिफोर 5 to 10 मिनट्स बिफोर एनी एक्टिविटी, सो इसको लिया जा सकता है जिससे कि ये चेस्ट पेन वाली कंडीशन क्रिएट नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग की। नाइट्रेट्स में लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में 2 ड्रग्स होती हैं, जिसमें पहली है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और दूसरी है मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये जो है इट कैन बी यूज टू रिड्यूस एंजाइनल अटैक्स। सो दीज आर द 2 ड्रग्स विच हैज शॉर्ट एक्टिंग इन नेचर और लॉन्ग एक्टिंग इन नेचर। सो एनटीजी देते हैं वो 3 मिनट्स में पेशेंट के चेस्ट पेन को रिलीव कर देती है, और उसके साथ साथ लॉन्ग एक्टिंग है जो फर्दर एंजाइनल अटैक्स आने वाले हैं उनको रिड्यूस करती है। उसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो नाइट्रेट्स हैं ये कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं। इसमें 2 टाइप्स का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। उसमें सबसे पहला है डायलेटिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसका रिजल्ट्स में क्या होगा, जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ डिक्रीज्ड विनस ब्लड रिटर्न टू हार्ट, जिससे क्या होगा, रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। कहने मतलब जो हार्ट को जो काम करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। सो एक मैकेनिज्म तो ये है। उसके अलावा दूसरी मैकेनिज्म जो है डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड कोलेटरल सर्कुलेशन, जिससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इस्केमिक एरियाज ऑफ हार्ट, जिस कंडीशन से क्या होगा, जो चेस्ट पेन है वो रिलीव हो जाएगा। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए आफ्टर नाइट्रेट्स जो ड्रग्स यूज करते हैं, सेकेंड ड्रग्स है वो है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। उसके एग्जांपल्स हैं प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एस्मोलोल और
निडोलोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट है उसको इनहिबिट करती है, उसको इनहिबिट करती है। उसके साथ साथ जो रिड्यूस करती है हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके एग्जांपल्स हैं एम्लोडिपिन, निपेडिपिन और वेरापामिल। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है इनटू वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड जो कार्डियक सेल्स हैं उसको हम मायोसाइट्स भी बोलते हैं उसमें, जिसके से कोरोनरी और पेरिफेरल वेजोडाइलेशन और एट लास्ट में जो हार्ट रेट एंड जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटमेंट में सबसे मोस्ट कॉमन जो दी जाती है एस्पिरिन। ये एज ए एंटीप्लेटलेट इट मीन्स जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन होता है उसको प्रिवेंट करती है। यदि किसी पेशेंट को एस्पिरिन नहीं दे सकते उस कंडीशन में उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है क्लोपिडोग्रेल। वो भी सेम ऐसे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको इनहिबिट करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिकेशन हम देंगे उस वो होती हैं एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स। उसके एग्जांपल्स हैं कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल। वो क्या करते हैं, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है उसको सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकती है, जिससे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंडोथेलियल जो डिस्फंक्शन है वो डिक्रीज होगा। और ये मोस्टली यूज़फुल होती है ये ऑल्सो इट में ऑल्सो यूज इन हार्ट फेलियर, टेकिकार्डिया, एमआई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। सो उसके बाद में कुछ लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी यूज की जाती हैं। उसके आगे नेक्स्ट जो है एज ए कोरोनरी री वेस्कुलराइजेशन, कोरोनरी री वेस्कुलराइजेशन, री वेस्कुलराइजेशन के लिए टू मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और दूसरा जो मेथड है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये भी ऑप्शन आफ्टर यूज किए जाते हैं। सो ये एंजाइना जो ये एंजाइना है, एंजाइना को हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो।